साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत मार्केटिंग के इस माह के दूसरे वेबिनार रात के 8 बजे मैं अजय चुग कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आज के प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर कल्पामृत के बहुत ही होनहार, ईमानदार, जुझारू, क्या कहूं उनके बारे में, शब्द कम पड़ जाते हैं। माननीय श्री रतन सिंह यादव जी का तहे दिल से स्वागत और बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो पुनः अपनी सेवाएं इस मंच के लिए देने के लिए हमेशा की तरह एक बहुत अच्छे विषय की तैयारी करके हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी का, कल्पामित परिवार की सारी नारी शक्ति का, कल्पामित परिवार के आज के प्रोग्राम में जुड़े नए मेहमानों का और कल्पामित परिवार के सभी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर का, सभी लीडर्स का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही शानदार विषय पर केंद्रित है और ये विषय ही ऐसा है जिसके ऊपर सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है, दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है। जिसने भी समय के अनुसार अपने आप को बदल लिया या बदलाव की जो बयार होती है, जो हवा होती है, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ढाल लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसका बहुत ही जबरदस्त कुछ उदाहरण हमारे बीच में मौजूद है। लाइक नोकिया, जो समय के साथ नहीं बदला, जो कभी नंबर 1 ब्रांड होता था, पिछड़ गया। लाइक एचएमटी, जो हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 हैंड रिस्ट वॉच के रूप में जानी जाती थी, नहीं बदली, पिछड़ गई। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में पड़े हैं। रतन जी का हमेशा प्रयास रहता है, वो जब भी किसी विषय पर बातचीत करने के लिए आते हैं, उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है, विषय पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। और आज तक जितने भी वेबिनार इस मंच पर उन्होंने दिए हैं, लोगों ने हमेशा उनकी रिपीट डिमांड की है। तो मैं आज के इस महीने के दूसरे वेबिनार, पहला वेबिनार हमारा बड़ा जबरदस्त रहा, माननीय डॉक्टर सुदेश जी का, जिन्होंने बहुत शानदार प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की। उस प्रोग्राम में गुरुजी ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें नए टारगेट्स के ऊपर काम करने की शिक्षा दी और आज उसी कड़ी को आगे कायम रखते हुए आज माननीय रतन सिंह जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे विषय को लेकर उपस्थित है। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस महीने आपके लिए इतने शानदार शानदार कार्यक्रम हमने तैयार किए हैं, इतनी वैरायटी लेकर आपके बीच में हम आ रहे हैं कि आप चौंके रह जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कहां-कहां से आप लोगों के लिए विषय को उठाकर और आप लोगों की कामयाबी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारी, हमारी मेहनत या जो भी गेस्ट स्पीकर आता है, उसकी मेहनत तभी सफल होती है जब इस मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। यदि लोगों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो हमें कहीं ना कहीं मानकर चले, उत्साह नहीं मिलता है, निराशा मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्य को आप लोग बढ़ चढ़कर करेंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। हर व्यक्ति रोज के वेबिनार के लिए या जब भी वेबिनार की सूचना आपको मिले, उसके लिए कम से कम अपनी तरफ से 5 से 10 लोगों को पर्सनली इनवाइट भी करे और उसे उस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस भी बताए कि इस प्रोग्राम में पार्ट लेना आपके लिए क्यों जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस बाबत मेरी सेवाएं चाहिए हो, वो कभी भी मुझे निश्चिंत होकर कॉल कर सकता है कि आपको किसी को इनवाइट करना है तो किस तरीके से करना है। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन साथियों, खुशी तब होती है जब बहुत सारे लोग इस मंच पर आते हैं, सीखते हैं और उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है और फिर वो जो नया जानने को मिलता है, वो उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं और वहां से एक ग्रोथ का बीज उत्पन्न होता है और वो ब्रिज एक दिन वट वृक्ष के रूप में बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरा कल्पामित परिवार, हमारा कल्पामित परिवार निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देगा और खास करके इसकी अगुवाई करने वाले सभी सीनियर साथी इस बाबत अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं आपके बीच में आज के हमारे गेस्ट स्पीकर माननीय श्री रतन सिंह यादव जी को पेश कर रहा हूं, जो आकर अपने प्रोग्राम की विधिवत शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन, वरिष्ठ साथी हैं, कृपया करके करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत कीजिए। आइए रतन सिंह जी, मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते सर। तो कल्पामृत के सभी जुझारू साथी, महत्वाकांक्षी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर सुदेश जी का हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया। कंपनी मैनेजमेंट का धन्यवाद, बाबूजी का धन्यवाद, अजय जी, गुरुदेव सतपाल जी, और मेरे साथी जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया, मिस्टर धर्मवीर जी यादव, और पूरी हमारी टीम, देश से जुड़े सभी साथियों का आज की कल्पामृत जूम मीटिंग के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, परिचय दूं, मैं नाम रतन सिंह यादव, बेसिकली राजस्थान के अलवर जिले की बेरोड तहसील का रहने वाला हूं मैं, और पेशे से एक अध्यापक हूँ, सरकारी शिक्षक, और पिछले 32 महीने से मैं इस कल्पामृत का एक स्टूडेंट हूँ। इस क्योंकि स्टूडेंट के बारे में, संस्कृत का अध्यापक हूँ, तो स्टूडेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा गला सुबह सुबह ही खराब हो गया, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से। तो मैं भी इसका एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। और अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, संस्कृत में बताया है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये विद्यार्थी के लक्षण है। तो मैं भी पुनः कंपनी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया, फिर से पुनः धन्यवाद। तो साथियों, आज का टॉपिक है आत्म अवधारणा, समय के अनुसार बदलाव, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म होता है सेल्फ, स्वयं, और अवधारणा होती है एक सोच। अवचेतन मन को अपन जैसी सोच देते हैं ना, वैसे ही वो करता है, क्योंकि बताते हैं कि उसमें 90% पावर है। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ इससे अपन सारे समझेंगे, इसको सीखेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और ये कुछ शब्द नए होते हैं, जैसे अवधारणा है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, सब ये साइकोलॉजी के शब्द है। और साइकोलॉजी व्यक्ति बाद में पढ़ता है, जब हायर एजुकेशन करता है, तो पहले वो इन चीजों को पढ़ नहीं पाता। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट है आत्म अवधारणा। सेल्फ होता है स्वयं को, स्वयं की जो अवधारणा होती है, जो माइंड में उसके फिट रहते हैं। और स्वयं की अवधारणा बनती कैसे, पहले इस पे थोड़ी चर्चा करें अपन, कि एक व्यक्ति की अवधारणा किसी सिस्टम के प्रति, कल्पामृत के प्रति, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सोच, उसकी अवधारणा बनी कैसे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, उसके लिए 3 चीजें होती हैं। कोई भी व्यक्ति की अवधारणा सही दिशा में कैसे काम करेगी, उसके लिए 3 चीजें हैं। एक तो होता है आत्मचिंतन, दूसरा होता है स्वाध्याय, और तीसरा होता है सत्संग। आत्मचिंतन जो व्यक्ति करता है, वो कहते हैं बड़ा टैलेंटेड होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, कल्पामृत में है, ट्रेडिशनल जॉब में है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय भी साथियों बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है सत्संगत, अच्छी संगत, बुरी संगत नहीं, अच्छी संगत। इन तीनों चीजों से एक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी आत्म अवधारणा बनती है। और समय के अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति क्या कहता है कि बाहर से मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन साथियों, बाहर से कुछ मिल जाए असंभव है। अपने अंदर से कुछ मिल जाए ये मुश्किल है, और मुश्किल को काम करके आसान या सरल बनाया जा सकता है। तो सब चीजें हैं वो एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। बाहर से तो अपन वैसे ही बेईमानी करते हैं, मुझे इधर से वो मिल जाए, सब एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। उन चीजों को बाहर कैसे निकाले, वो वर्क से निकाल सकते हैं, कार्य करके। क्योंकि एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध मृत्यु शैया के ऊपर थे, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि महात्मन, आप चले जाओगे तो हमें रास्ता कौन बताएगा, हमें आगे का ज्ञान शिक्षा कौन देगा। तो महात्मा बुद्ध की एक लाइन थी इंग्लिश की, डोंट फॉलो मी, बिकम ओन योर बुद्धा। तो अपन भी कल्पामृत मार्केटिंग जैसी महान कंपनी के साथ है, जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप किसी को फॉलो मत करो, आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो।
सिस्टम की बहुत बड़ी पावर होती है। अपन को भी नहीं पता सिस्टम 5 साल के बाद अपन को कहाँ लेके जाएगा। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बहुत भारी दुर्भाग्य है। देखो, एक व्यक्ति रोज काम करता है, दुकानदार दुकान पे रोज जाता है, कपड़े वाला कपड़े की दुकान पे रोज जाता है, टेलर रोज कपड़े सिलता है, अध्यापक रोज ड्यूटी पे जाता है, बैंक वाला रोज बैंक में जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कल्पमृत जैसी कंपनी में हम जैसे लोग रोज काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए हमारी सफलता का रेशो भी कम है। तो इन चीजों से आदमी की एक अवधारणा बनती है, और मैं थोड़ा अवधारणा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके द्वारा सोची गई और कही गई, महसूस की गई सभी चीजों का एक समूह होता है आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कोयले की खान में जाए अपन, कोयले को बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेकर आओगे, ये संगत का फल है। इत्र परफ्यूम की दुकान पे जाओ आप, कुछ भी टच मत करो फिर भी आप सुगंध साथ लेकर आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करते, विध्वंस की बात करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे। क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी ही बनेगी, विध्वंसकारी, नेगेटिव। क्योंकि अब तक जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो कहा है, जो महसूस किया है, ये सब मिलकर बनती है आपकी आत्म अवधारणा। आपके अवचेतन मन में, यानी हमारे अवचेतन मन के जो डाटा है, हमारा जो टोटल है मैकेनिज्म, हमारा टोटल मैकेनिज्म ये कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि दौलत बुरी चीज है, दौलत बिगाड़ती है, दौलत से सारे पाप होते हैं, जिंदगी बिगड़ गई, दौलत कभी नहीं आएगी, ये चीजें अपन सोचेंगे तो अपने पास दौलत कभी नहीं आएगी। तो अवधारणा क्या हो, और आत्म अवधारणा कहती है दौलत जिंदगी का एक टूल है। जैसे वो टूल होते हैं, एक महत्वपूर्ण टूल है। मैं दौलत के नहीं चिपकूंगा, लेकिन दौलत जिंदगी का महत्वपूर्ण टूल होने की वजह से मैं दौलत सबसे ज्यादा कमाऊंगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेंटल सिमुलेशन एक शब्द होता है, ये भी साइकोलॉजी का है। आपकी जिंदगी की धारणा, जो आपने महसूस किया, वो सब मिलकर आपकी आत्म अवधारणा बनती है। अगर ये दिमाग सही डायरेक्शन में लग गया तो जीवन में अचीवमेंट आएंगे बहुत ज्यादा, और अगर सही दिशा में नहीं लगा तो विध्वंस होगा जीवन में, जीवन नीचे की तरफ जाएगा। तो आपसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहा हूं, आत्म अवधारणा से ही बदलाव संभव है साथियों। आपका दिमाग, हमारा दिमाग सही सोचे, हमारा दिमाग जिंदगी के उतार चढ़ाव से बाहर आ पाए, हम जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह देखे, अपने आप से जंप मार के और कम करवा के उस असफलता से बाहर ले आओ, ऐसा मेंटल सिमुलेशन करेगा। समय के अनुसार बदलाव जिंदगी में कब कब बदलाव की आहट आती है और हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोरोना का दौर आया और दुनिया में इतनी बड़ी त्राही मच गई कि भारत के कम से कम डाटा बताते हैं कि 40 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार प्रभावित हो गया। जो समय का बदलाव साथी नहीं समझते थे, अगर हमें बदलाव कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो हम सही समय पर बड़े परिवर्तन नहीं करते, सही चीजें, सही डायरेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। जैसे दुनिया में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए कोरोना काल में। अगर आपकी, मान लो एक उदाहरण अपन एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपकी कार का टायर पंचर हो जाए और जैक होवे तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जैक है। लेकिन जिनके पास जैक नहीं है, वो मोहल्ले में से, बस्ती में से लोगों को बुलाकर लाते हैं कि भाई गाड़ी उठवाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी उठाने वाले लोग मिले नहीं और गाड़ी ठीक हुई नहीं, व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। अब बचे 40 करोड़ लोगों के धंधे प्रभावित हो गए। आज अपन जिंदगी के बेशकीमती टूल पर चर्चा करेंगे साथियों। जब जब जिंदगी उतार चढ़ाव दिखाए तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आएंगे, सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी, और अपन तो ऐसे व्यापार में है जो बिल्कुल ऊपर नीचे चलते हैं। बदलाव करो, कॉन्सेप्ट अपन को वापस तैरा देगा, डूबते हुए को बदलाव उठा के ले आएगा जंप लगाने के लिए। आत्म अवधारणा में एक तरफ परफॉर्मेंस है और
परफॉर्मेंस है, कंपटीशन है, आपका प्रदर्शन और क्षमता है परफॉर्मेंस में। और दूसरी तरफ है टाइम पीरियड, समय। अपन कई साथी बहुत जल्दी करते हैं हम भी कि अरे मर गए, लुट गए, 1 महीना हो गया, अचीवमेंट नहीं आई। अपन ऐसे व्यवसाय में टाइम पीरियड तो लगेगा। जैसे हम जैसे साथी पार्ट टाइम है तो समय ज्यादा लगे, फुल टाइमर है वो जल्दी ले आते हैं। तो जैसे जैसे जिंदगी के समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। ये तो प्रकृति का नियम है। बताओ कि नहीं होती? होती है। जब जब समय आगे बीतता है तो प्रदर्शन ऊपर नीचे होता है। इस बात से अपन सब सहमत हैं। समय के अनुसार उतार चढ़ाव और प्रदर्शन चेंज होता रहता है। तो जिंदगी में समय तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नए नए एडवेंचर आएंगे, ट्रेजडी होगी। और ट्रेजडी दरवाजा खटखटा के नहीं आती, अचानक आती है। ये तो अपन ने देखा होगा, कोरोना ने दरवाजा दरवाजा थोड़ी खटखटाया था, अचानक आया। अभी ओमिक्रॉन आया और अभी तो 3 दौर और आएंगे। तो चीजें बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे टाइम पे क्या करें? चेंज करें प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है, चेंज करें प्रिंसिपल से आपकी आत्म अवधारणा कभी खराब नहीं होगी। अगर अपन चेंज, एडजस्टमेंट एक शब्द आता है साइकोलॉजी में, समायोजन, वो भी अवधारणा का एक पार्ट है। जिंदगी का कर्व ऐसे आता है जैसे कार्डियोग्राफ होते हैं ना, एक व्यक्ति की कार्डियोग्राफ की इमेज होती है ऊपर नीचे। जिंदगी आपको कभी ना कभी शोक यानी झटका जरूर देती है। इस बात से तो अपन सब सहमत हैं। जिंदगी में झटके लगते हैं कि नहीं लगते, सदमे लगते हैं कि नहीं लगते, ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी आती है कि नहीं आती। इस सदमे के समय, इस झटके से करोड़ों लोगों का जो टाइमिंग है, झटका लगा, परिस्थिति उथल पुथल हुई तो सारी दुनिया में लोग दहशत में गए। और दहशत में जाते व्यक्ति क्या करेगा? एक शब्द आता है डिनाइल, वो डिनाई करने लगते हैं। दहशत में गए, झटका लगते ही प्रकृति का नियम है 60% लोग दहशत से त्राहिमाम करने लगते हैं। ये हो रहा है हमारे साथ, झटके पे झटके लगे हैं। और जब त्राहिमाम करता है तो जैसे हरियाणी वर्ड कहते हैं, मरगा रहे, लुटगा रहे, बर्बाद होगा। सीधा ही झटका लगता है कि त्राही त्राही करने लगते हैं। बारे कोरोना आ गया, मर गए अब तो। ये नियम है कि नहीं? लेकिन जब 40% जो लोग बचे हैं उस सिचुएशन में, दहशत के समय, या तो वो और कम करेंगे या इससे भी ज्यादा चिल्लाएंगे। प्रकृति ने झटका दिया, सदमा दिया, हम सब ने डिनाई करना शुरू किया, दहशत में आ गए। और जैसे ही दहशत में आए तो दहशत में जब आते हैं ना तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही जब व्यक्ति दहशत में होता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, उसकी सोचन शक्ति कम हो जाती है, ज्यादा खतरा बढ़ता है। और दहशत में ज्यादा लोग मरते हैं। आपने देखा होगा अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, मेलों में इतने लोग भगदड़ में मरते हैं। देखा होगा कितने लोग मरते हैं भगदड़ में, जितने एक्सीडेंट में नहीं मरते हैं, क्योंकि दहशत होती है। तो दहशत में भगदड़ मचती है, चाहे विचारों की मचे, चाहे भारी फेज की मचे। जब दहशत आती है तो दिमाग में भी उथल पुथल होती है और व्यक्ति उस समय कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो हमें उन डिसीजन से बचना है। हमारे आत्म अवधारणा को इतना सॉलिड बनाना है कि ताकि उसमें नेगेटिव विचार जा ही ना सके। अब है दहशत। इस दहशत के टाइम अगर किसी को इस फिलोसफी का नहीं पता कि भी आत्म अवधारणा को चेंज करें, तो दहशत के बाद अगला जो स्टेशन आएगा ना, वो और भी खतरनाक है, फ्रस्ट्रेशन और एंगर का है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति जबरदस्त गुस्सा, और वो गुस्सा कभी, अब हिंदुस्तानी व्यक्ति की तो आदत होती है गुस्सा किस पे निकाले? पत्नी पे निकाले, क्योंकि भारत का आदमी ज्यादातर गुस्सा पत्नी पर ही निकालता है। फिर वहां बस नहीं चले तो बच्चों पर निकालता है, लेकिन गुस्सा नीचे ही निकलता है, ऊपर तो चलती नहीं है। गुस्सा नीचे ही निकलेगा। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो डाटा आई, उसके बाद लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और जो आया उसी के रख दिया और घरेलू हिंसा बढ़ गई। क्योंकि अभी तो 3 दौर और बता रहे, तो उस चीज से घबराने की नहीं, हमें आत्म अवधारणा को मजबूत करना है। तो पहले तो प्रकृति ने झटका दिया, फिर कोरोना, फिर वीकेंड कर्फ्यू, फिर ओमिक्रॉन, तो लोग दहशत में आ गए। काम धंधे का क्या होगा, किस्तों का क्या होगा, तो पहले दहशत, फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और अभी अगली तैयारी में ना, अभी और भी आगे जाएगा जिसका नाम आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाएगा।
बहुत से व्यक्ति डिप्रेशन में रहते हैं कि साहब मेरी बीपी बढ़ गई, मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा है। अपनी आत्म अवधारणा को अपन सॉलिड करेंगे तो बिजनेस भी चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, नो डाउट। तो यहाँ से अर्थात डिप्रेशन तक नॉर्मल आदमी है, किसी को भी हो सकता है, मानते हैं चलो डिप्रेशन तो नॉर्मल है। प्रकृति का झटका देना नैसर्गिक है, वो अपने हाथ में नहीं है, प्रकृति और भी झटके दे सकती है। दहशत में आना भी नॉर्मल है, भी व्यक्ति है, मानव स्वभाव है, डर भी जाए। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आना उसके ऊपर है, फ्रस्ट्रेशन में आना तो अपने ऊपर है, लेकिन जो बदलाव को नहीं समझता ना वह डिप्रेशन में आएगा ही आएगा। चेंजमेंट को अगर वो व्यक्ति आत्म अवधारणा में नहीं बिठा पाया तो क्योंकि प्रकृति का नियम है, वह डिप्रेशन में जाएगा। पिछले अभी डाटा आए थे लेटेस्ट, पिछले 100 वर्षों में इतने लोग डिप्रेशन में नहीं गए जितने पिछले 1 साल में गए कोरोना में। और फर्स्ट में जब कोरोना आया था मार्च 20 में, उसमें तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में थे, अपन भी थोड़े थोड़े थे, लेकिन ये तो ठीक है कि अपन ऐसी कंपनी के साथ थे कि अपन ने कभी डिप्रेशन के कोई साथी शिकार हुआ ही नहीं। और उसी टाइम आप और हम जैसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी आय को तेजी से बढ़ाया। देखो पिछले कल्पामृत के 2 साल के सारे रिकॉर्ड टूटे अचीवमेंट में। कब? कोरोना काल में। पिछले साल मई में कितने रिकॉर्ड बने थे? मई 21 में। क्योंकि कल्पामृत की आत्म अवधारणा और उनके साथ जो काम कर रहे थे साथी, सबकी आत्म अवधारणा बड़ी पॉजिटिव थी। क्योंकि जो डिप्रेशन में गए उन्होंने ज्ञान लिया था। देखो ये साइकोलॉजी में कहते हैं जो डिप्रेशन में गया उसने ज्ञान लिया था डर लेने के लिए। डिप्रेशन वाले व्यक्ति ने ज्ञान किस लिए लिया था? डर लेने के लिए। और एक नेटवर्कर है आप और हम जैसे, उन्होंने ज्ञान क्या लिया? डर निकालने के लिए। फर्क एक ही है कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति ने ज्ञान लिया डर लेने के लिए, और एक नेटवर्कर ने, आप और हम जैसे लोगों ने ज्ञान लिया डर निकालने के लिए। फर्क एक ही, जैसे भारत की गरीबी का कारण है, जैसे अपन भारत में गरीबी का कारण क्या बताते हैं? जनसंख्या। और चाइना की अमीरी का कारण जनसंख्या। देखो कितना बड़ा बड़ा फर्क है। हिंदुस्तान गरीब क्यों है? जनसंख्या ज्यादा है। चाइना अमीर क्यों है? जनसंख्या ज्यादा है। दोनों की वजह एक ही है, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग है। वही आत्म अवधारणा में नेगेटिव है वो व्यक्ति नीचे की तरफ जाएगा, आत्म अवधारणा पॉजिटिव है वो ऊपर की सफलता की तरफ जाएगा। इसके बाद भी अगर हमने और आपने बदलाव को नहीं समझाना साथियों तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है, फिर केस खत्म ही है। अब क्या करें? इसके बाद जिंदगी में जो उठना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट करें और नए नए प्रयोग लेना चालू करें। नए प्रयोग कर जिंदगी के साथ बहुत से लोगों ने इस दौर में नए प्रयोग किए, जैसा भी मैं आपसे शेयर करूंगा। कल्पामृत ने भी नए प्रयोग चालू किए। बदलाव के समय फिजिकल से कंप्लीट डिजिटल हो गए अपन। जूम का प्रयोग, हम भी डिजिटल हुए, आप भी डिजिटल हुए, जूम मीटिंग की संख्या बढ़ाई। यही तो समय के अनुसार बदलाव है। हम भी नहीं जानते थे जूम क्या होता है। जब अप्रैल 2020 में अजय जी ने हमें बताया कि भैया जूम डाउनलोड करो, उससे अपन मीटिंग कर सकते हैं, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या सर? कहाँ ऐसा हो सकता है? तो क्या था? वो बदलाव ही तो था। और उसको आपने और हमने स्वीकार किया। जिसने स्वीकार नहीं किया वो व्यक्ति देख लो आज कहाँ है। क्योंकि प्रयोग करते रहना चाहिए। साइंस कहती है, देखो आप साइंस का भी एक उदाहरण, साइंस कहती है कि मेंढक कितना ही जमीन के अंदर धस जाए, घुस जाए, लेकिन मरता नहीं है। लेकिन अगर वही मेंढक दही में गिर जाए ना तो पक्का मर जाएगा, ये साइंस कहती है। एक बार आधी भगोनी दही की भरी हुई थी, उसमें 2 मेंढक गिर गए। एक मेंढक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया कि भाई दही में गिर गए तो अब मरना ही है, अब तो मरे ही पार पड़ेगी, और वो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं मरे तब तक नए प्रयोग तो करते रहे। तो उस मेंढक ने क्या किया? भगोनी में हाथ पांव मारने शुरू किए, हाथ पैर हिलाने चालू किए, चालू किए, चालू किए। चारों पांव इतने जबरदस्त पतवार बनाए उसने कि थोड़ी देर में घी मक्खन बनकर 4 इंच ऊपर आ गया और पार्टी बाहर आ गई वहां से, यानी मेंढक भगोनी से बाहर। एक ही मेंढक मर गया, उसकी अवधारणा क्या थी? कि मरे ही पार पड़ेगी। और दूसरे की अवधारणा क्या थी? नए प्रयोग करने की। एक पार्टी मर गई और एक पार्टी बाहर आ गई। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं साथियों, अगर वह मेंढक प्रयोग नहीं करता तो क्या बच पाता? उसने सोचा मर तो रहे हैं, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने साथियों नए प्रयोग किए हैं ना त्रासदी के टाइम पे, वह हमेशा अगली जंप पे जाता है।
कभी कभी ट्रेजेडी भी वरदान बनकर आती है, हमें नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रेजेडी है और कौन सी ब्लेसिंग है। जिस कोरोना को लोग ट्रेजेडी कह रहे थे ना साथियों, उस कोरोना में 7 इंडस्ट्रीज डाटा आए थे के लिए कोरोना वरदान और ब्लेसिंग साबित हुए है। उसमें एक इंडस्ट्रीज का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, कल्पामृत मार्केटिंग, जिसमें अपन काम कर रहे हैं। अब देखो ट्रेजेडी कब ब्लेसिंग बन जाए और कब उसके लिए ट्रेजेडी हो जाए, उसके लिए क्या है, एक परिवार था स्कॉटलैंड का, छोटी सी कहानी अपन चर्चा करते हैं। उस पूरे परिवार में एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और 5 उसके बच्चे थे, यानी वो टोटल सदस्य थे 11। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, अमेरिका जाना। वर्षों मेहनत की, रुपए इकट्ठे किए, फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से अमेरिका जाने की टिकटें बुक करवा दी। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था कि अमेरिका जाने के 7 दिन पहले जो इनका छोटा बेटा था उसको कुत्ते ने काट लिया। जब कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा भैया क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन वर्ड, जो क्वारंटीन शब्द है ना साथियों, अपन ने अभी सुना है कोरोना में, ये बहुत सालों से चल रहा है क्वारंटीन शब्द। तो उस छोटे बेटे को क्वारंटीन कर दिया और फाइनली डिसाइड किया डॉक्टर ने कि आप इस बच्चे को साथ ले जा नहीं सकते हो। पूरे के पूरे 7 लोगों की टिकटों का पैसा बर्बाद चला गया, वर्षों का सपना टूट गया और जिंदगी बिल्कुल हताश होगी, निराश होगी। और वो ढूंढ रहे थे उस कुत्ते को कि साले की टांगे तोड़ेंगे, एक बार मिल जाए। और फाइनली जिस दिन जहाज रवाना हुआ ना साथियों, उस दिन रवाना हो गया। जिस दिन जहाज को रवाना होना था, जहाज तो उसी समय रवाना हो गया। और रवाना होने के दूसरे दिन जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा और दूसरे दिन अखबार में खबर आई, तो तब से लेकर अब तक वो परिवार उस कुत्ते को ढूंढ रहा है कि कुत्ता मिल जाए तो उसका मंदिर बनवा दे, ताकि वो नहीं काटता ना। तो उस परिवार का क्या होता साथियों, आप जानते हो, कुत्ता नहीं काटता तो उस परिवार का भी काम तमाम था। तो कुछ कुछ पकड़ में आया कहानी का? नहीं आया, कईयों को कल तक आएगा, मेरे जैसे साथियों को। तो जिंदगी में कोई भी घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी होती है। और नए प्रयोग वो ही चालू करता है कि घटना तो हो गई, फिर से शानदार प्रयास करूंगा। कोई भी घटना घट जाए तो शानदार प्रयास करेंगे। और इसके बाद स्वीकार्यता और एकीकरण, उसी दौर में बदलाव में स्वीकार्यता और एकीकरण। हम सब ने परिस्थितियों को स्वीकार किया और टीम को यूनाइटेड यानी इकट्ठा किया और लग गए नेक्स्ट लेवल के लिए। देखो साथियों, झटका देना तो प्रकृति का काम है, लेकिन दहशत में आना है कि नहीं आना, ये तो हमारे हाथ में ही है। चलो फिर भी हम इंसान है, दहशत में आ गए, लेकिन फिर गुस्सा निकालना कि नहीं निकालना, ये तो अपने हाथ में। फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं आई ना। और फिर ये तो हमारे हाथ में है कि हम डिप्रेशन में न जाएं। इसलिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा क्लियर रखना। आत्म अवधारणा को खराब मत करना साथियों, चाहे परिस्थिति कैसे भी आ जाए। जिंदगी में कभी भी अपने आप को मायूस और हताश मत करना। दम है और हम है और हमारा सिस्टम 100% आगे बढ़ेगा, क्योंकि कल्पामृत ने ये ठाना है, अब आगे जाना ही जाना है। अब आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ काम करना। ये तो हो गया साथियों आत्म अवधारणा। जब आपकी आत्म अवधारणा इतनी मजबूत हो जाएगी तो परिस्थितियां चाहे हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगर हमें आगे बढ़ना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपका मजबूत हो गया कि अब हमें कल्पामृत की में धूम मचानी है, बहुत आगे तक जाना है, डायमंड क्राउन तक जाना है। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे साथी। बदलाव तो तभी तो होगा ना, काम करने पड़ेंगे। वो काम क्या है? आज फिर मैं 7 काम का एक पिटारा लेके आया हूँ, वो मैं शेयर करूंगा। हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं और सारे साथी उसको फॉलो करके बहुत आगे जाते हैं। तो 7 काम है साथियों, वो लिखने हैं अपन को। अपन गलती क्या करते हैं, देखो जीवन में मैंने कल्पामृत में आने के बाद बहुत से कुछ सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ी हैं। जब भी समय मिलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है, पहली बार तो समय ही नहीं मिल पाता। फिर भी उन्होंने एक चीज देखी है, मैंने देखा है अंतर सफलता और असफलता का अंतर क्या है। जो व्यक्ति लिखता है वो सफल होता है, और जो व्यक्ति सुनता है ना, लिखता नहीं है, वो असफलता की ओर ही जाता है। ये बात कड़ी हो सकती है, क्योंकि देखो
कई व्यक्ति अपन को कहते हैं यार मेरा सिस्टम चला नहीं चला यार। उसे पूछा आपने डायरी बनाई, लिस्ट बनाई? नहीं बनाई। साथियों देखो, एक कहावत है देसी, कोई व्यक्ति आपको मिला आज तक ऐसा कि यार मैंने शादी की 3-4 बार कार्ड छपा लिए, शादी हो ही नहीं रही? मिला है कोई ऐसा? नहीं मिला। वो उनका सीरियस प्लान होता है, लिखित में होता है, तारीख तय हो जाती है कि उसी दिन सारे काम होने हैं तो होके रहते हैं। और अपन क्या करते हैं? लिखते ही नहीं है। लिखने में बड़े कंजूस है हम। लिखेंगे ना तो सफलता आज से शुरू हो जाएगी साथियों। तो ये 7 काम है जिन पे मैं अगले 15 मिनट 10 मिनट चर्चा करूंगा मात्र। वो 7 काम क्या है? पहला काम है बदलाव करने के लिए, पहला काम है पैशन। जी हाँ दोस्तों, पैशन अगर आपके अंदर किसी भी काम के लिए पैशन नहीं है ना, तो हम उस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमको सफलता नहीं मिलती। हमारे अंदर पैशन का होना जरूरी है, क्योंकि ये पैशन ही आपको सीखने के लिए मजबूर करेगा। ये पैशन ही आपको आगे जाने के लिए धक्का देगा कि आप कुछ नया सीखें। इस इंडस्ट्रीज के बारे में जो आप सीखे उसको करें, उसको जिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी टीमों में लोग तो बहुत आए लेकिन काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते साथियों, उनमें सीखने की इच्छा नहीं है, सीखने का पैशन ही नहीं है। पैशन आपके अंदर पैदा करिए, जोश पैदा करिए, जुनून पैदा करिए, एक्साइटमेंट पैदा करिए, क्योंकि ये पैशन ही आपको आगे तक लेकर जाएगा। और देख लो किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति पैशन से काम करता है ना, आज वो उस क्षेत्र में कामयाब है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें पहला काम था पैशन। सेकंड काम है प्रोडक्ट नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। साथियों कल्पामृत में अगर सफल होना है तो प्रोडक्ट नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। कोई आपसे मान लो साथी आप फील्ड में गए, चले गए, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, EMR के बारे में पूछते हैं कि भैया आप जो EMR लाए इसको कैसे लेनी है, फिर आप कहोगे यार मैं अपलाइन को फोन करता हूँ। अपलाइन कॉल रिसीव करके कहता है कि अभी मैं आधा घंटा मीटिंग में हूँ, बाद में करता हूँ। तब तक अगला वाला आपकी हवा निकाल देगा जिसको आप प्लान दिखाने गए थे, प्रोडक्ट देने गए थे, और आप खुश हो जाएंगे। प्रोडक्ट नॉलेज पर फोकस करिए दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी कंपनी कल्पामृत के प्रोडक्ट कैटलॉग है, ऋषिपैथी बुक है, अचीवर्स बुक है, रीपरचेज प्लान वेलकम प्लान का PDF बुक है। हमारे डॉक्टर हैं जो ऋषिपैथी के डॉक्टर RK सिंह जी, बाकी सब डॉक्टर साहिबानों की अलग अलग जूम पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। मेरी सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों, वो नया हो चाहे पुराना, सभी साथियों को प्रोडक्ट नॉलेज पर ध्यान देना होगा। कम से कम डेली रूटीन के प्रोडक्ट की नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। और वो होगी कैसे? कैटलॉग होगा, ऋषिपैथी बुक होगी, जूम मीटिंग अपन ज्वाइन करेंगे। जूम तो अपन करते ही नहीं, ऐसे कहना पड़ता है लोगों को जैसे बच्चे की शादी के बारात के लिए नुत्ता देना पड़ता है। साथ अपन लीडर है, बहुत बड़ा काम करने अपन चले हैं ना, तो जूम मीटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग जूम मीटिंग में होती है, भौतिक रूप से तो कम होती है। तो सेकंड काम हमें करना है प्रोडक्ट नॉलेज। और तीसरा काम क्या है साथियों? फाइंड राइट मेंटर, सही गाइड का चुनाव करना है हमें। सही गाइड का होना बहुत जरूरी है। सही गाइड से हमारी जर्नी आसान हो जाती है दोस्तों। अब हम सोचने लगे मैं सही मेंटर यानी राइट मेंटर कहां से ढूंढूं, सही व्यक्ति जो मुझे कल्पामृत में सफलता दिला के रास्ता दिखा के। यह 2 चीजें हैं साथियों, स्पॉन्सर और मेंटर में फर्क होता है। कई बार आपका जो स्पॉन्सर है जिसने आपको सिस्टम दिया, उसका अनुभव आपके बराबर ही होता है, उसने आपसे 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया, वह स्पॉन्सर आपको सही गाइड नहीं कर पाता। इसलिए इस इंडस्ट्रीज में सफल होने के लिए सही राइट मेंटर चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाला हो, जो आपको सिखा सके, जो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा सके। अब वो कैसे मिलेगा, उसके क्या लक्षण है कि भाई सही मेंटर कौन है, कैसे चुने अपन? तो ये जो पॉइंट है ना, जिसको हम गुरु बना रहे हैं, मेंटर बना रहे हैं, टेक्निकल नाम है मेंटर, गुरु है जिसको बना रहे हैं ना, उसके क्या लक्षण है, वो कैसा दिखता है? एक साथी कहता तो गुरु कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है। मैंने मजाक नहीं, जोक मत करो आप। तो गुरु के क्या लक्षण है,
कैसे इंसान को हम गुरु बनाए जो हमारी LOS में है। अजय जी बहुत बार कहते हैं LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसमें जो व्यक्ति है उसको हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है। और वो गुरु कैसा हो, राइट मेंटर के पास क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना। आपके बहुत सारे अपलाइन होते हैं, हमारे बहुत से अपलाइन है, उनमें से एक मेंटर चुन लेना, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता साथियों। जो आपको लीड कर सके, प्रेरित कर सके, सिखा सके, ज्ञान दे सके, आपको धक्का दे सके। तो हमारे मेंटर में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, बिग गोल। जिसको हमने गुरु बनाया है ना, उसके लक्ष्य हमसे बड़े होने चाहिए। हमारे बराबर और हमारे छोटे लक्ष्य वाला तो हमें क्या सिखाएगा फिर? तो वो ऐसा गुरु जिसके गोल हमसे क्या हो, बड़े हो, ज्यादा हो, जो हमसे साल 2 साल पहले सिस्टम में आया हो, जिसने हमसे ज्यादा सीखा हो ना, ऐसे व्यक्ति को अपन मेंटर बनाए। आपके बराबर गोल वाले को भी आप गुरु बना सकते हो, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि गुरु उसी को, लेकिन वो उससे क्या हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे नहीं। तो आप हमारे मेंटर में क्या होना चाहिए, बिग गोल वाला होना चाहिए। सेकंड है हेल्पिंग एंड केयरिंग। हमारा जो मेंटर है ना, वो हेल्पिंग और केयरिंग होना चाहिए, जो हमें ज्ञान दे सके। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं, हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन कई तो देना ही नहीं चाहते। हिंदुस्तानी के DNA में सबसे बड़ा दोष यही है कि अगर मैं किसी को ज्ञान दे दूंगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। तो लोग ज्ञान देना ही नहीं चाहते। तो हमारा गुरु कैसा हुआ, हेल्पिंग एंड केयरिंग। बताते हैं, हमने बुक में पढ़ा था कि शेर की मौसी कौन है, बिल्ली। बिल्ली ने शेर को सब गुण दिए, ज्ञान दिया, लेकिन एक नहीं दिया, कौन सा? पेड़ पे चढ़ने का। क्योंकि बिल्ली को डर था कि अगर शेर को ये भी सिखा दिया तो मैं सुरक्षित कहाँ बच पाऊंगी। साथ ही उस समय का दौर था, इसको आधुनिक दौर में देखे, अगर बिल्ली ने शेर को पेड़ पे चढ़ना सिखा दिया होता ना, तो आज बिल्ली उड़ रही होती, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बताते हैं बिल्ली की हड्डियां खोखली होती है, वो उड़ भी सकती है। तो हमारा गुरु कैसा हो, हेल्पिंग एंड केयरिंग। और हमारे गुरु में, हमारे मेंटर में तीसरी चीज होनी चाहिए, क्या? अपडेट एवरी डे। हमारा गुरु भी क्या, अपडेट होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं चलेगा कि वो शिष्य से पूछ रहे कंपनी ने क्या क्या ऑफर दिया था भैया, क्यों? क्योंकि उसने लिखा नहीं। लिखा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। तो हमारा गुरु अपडेट होना चाहिए एवरी डे, कम से कम 7 दिन में तो अपडेट है। सॉफ्टवेयर भी हमें देता है, अपने मोबाइल में जो ऐप है उनके लिए आता है, भैया इनको अपडेट करो, नहीं तो ये पुराना ज्ञान ही देंगे आपको। तो अपडेट हो जाता है, और अपडेट होगा ना तो ही बताएगा। अगर वो ज्ञान नहीं देगा तो ज्ञान सड़ जाएगा। कहते हैं भी सीधी बात है, रुका हुआ पानी, बासी भोजन और रुका हुआ ज्ञान सड़ जाते हैं। तो हमारे गुरु में जिसको अपन मेंटर बनाए ना, जो हमारी SOP स्पॉन्सरशिप लाइन में हो, उस व्यक्ति में 3 चीजें होनी चाहिए, जो हमारा गुरु है, बिग गोल हो, हेल्पिंग एंड केयरिंग हो, और वो अपडेट रहता हो एवरी डे। और चौथा पॉइंट है साथियों, आगे बढ़ने के लिए, इंक्रीज लिस्ट ऑफ एवरी डे। लिख लेना, लिखते ही नहीं है अपन, लिखने में बड़ी कंजूसी करते हैं। हमारी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए एवरी डे ना, तो सप्ताह में तो एक नाम लिस्ट में होना चाहिए साथी। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ फील्ड में, बुरा मत मानना। 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था, तब भी वही 40 लोग थे लिस्ट में, आज भी वही 40 लोग हैं लिस्ट में। बताओ सिस्टम चलेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। क्योंकि अपन को लोग मिलते हैं रोज, नए नए सब्जी वाले के यहाँ मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पे मिलते हैं, लेकिन अपना साहस नहीं है उनसे बात करने का, क्योंकि अपन डरते हैं। अपन को खुद पे ही नहीं, अपन आत्म अवधारणा इतनी मजबूत हो जाएगी ना, तो अपन प्रोडक्ट का धड़ल्ले से क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो चौथा काम था इंक्रीज लिस्ट ऑफ एवरी डे। पांचवा काम है साथियों, फाइंड आउट राइट प्रोस्पेक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है साथियों, फाइंड आउट राइट प्रोस्पेक्ट। अच्छे लोगों के साथ काम करिए, मजबूरी में काम मत करना साथी। कल्पामृत मजबूरी का सिस्टम नहीं है। प्रोडक्ट की आवश्यकता मरीज को, अगले व्यक्ति को, अपन को नहीं है, लेकिन अपन एहसास अपन ही करवा देते हैं कि तू तो आई जा, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, तेरे को प्लान दिखाया मैंने, ज्वाइन कर प्रोडक्ट ले। ऐसा नहीं है, मजबूरी में काम नहीं करना। क्योंकि सर की मेरे बात याद आ रही है, हमारे MD सर ने भी एक बार कहा था कि गधे को घोड़ा कोई नहीं बना सकता, गधे को घोड़ा
कोई नहीं, कितने बादाम खिलाओ, कितना ही साबुन से नहलाओ, गधा एक अच्छा गधा बन सकता है लेकिन घोड़ा नहीं बन सकता। लेकिन घोड़ा ढूंढने के लिए हमें गधों के बीच से ही जाना पड़ता है। तो मजबूरी में हमें काम नहीं करना है, घोड़ों को ढूंढना है, अच्छे लोगों की तलाश करनी है। क्योंकि शुरू देखो, मजबूरी में काम करेंगे, 10 लोगों के पास गए, 10 मान लो गधे ही मिल गए अपन को, तो फिर अपन काम नहीं करेंगे आगे। अरे सर कोई नहीं करता है, नहीं चलता है। तो मजबूरी में काम हमें नहीं करना है, तो फाइंड आउट राइट प्रोस्पेक्ट, अच्छे लोगों के साथ हमें काम करना है। नेक्स्ट छठा टॉपिक है, बहुत मोस्ट है साथियों, क्योंकि कई लोग है ना मोटिवेशन में काम कर जाते हैं। छठा टॉपिक है, डू नॉट लीव जॉब एंड योर स्टडीज। नेटवर्क करते समय न तो पढ़ाई छोड़नी है और न जॉब छोड़ना है। पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क हो सकता है, जॉब के साथ साथ भी नेटवर्क होता है, क्योंकि साथ ही बिजनेस है, इसको स्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है। और अपन आते ही लोगों को पढ़ाई छोड़ दे रहे, जॉब छोड़ दे, तो आजा लग जा फुल टाइम इधर, और फुल टाइम ने तो बिजनेस चलता है और न जॉब चलता है, और व्यक्ति कहाँ चला जाता है, तीसरे स्टेशन पे, डिप्रेशन पे। डिप्रेशन में चला जाएगा फिर धीरे धीरे वो, और फिर अपन फोन करेंगे तो कॉल भी नहीं उठाएगा। आया था बड़े जोश के साथ और कब क्यूट कर गया हमें पता ही नहीं चला। तो किसी व्यक्ति की शुरुआती दौर, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसकी जॉब ना छोड़े और उसकी स्टडी ना छोड़े, उसके साथ साथ वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है आगे बढ़ने में, मेक ए क्रिस्टल क्लियर रोड मैप। हमें एक रोड मैप, हमारे गोल है ना साथियों, गोल लिख लेना। कहते हैं जिसने गोल को लिखा वो गोल है, नहीं तो गोसिप है हमारे लिए। तो रोड मैप अपन बनाए। जैसे मालूम है बहरोड बैठा हूं, मेरे को अजमेर जाना है, तो बहरोड से मैं कोट जाऊंगा, पावटा, शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़, फिर अजमेर आएगा। तो एक एक स्टेशन आता जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ऐसे हमारे गोल है रॉयल्टी पे जाना, तो 25-25 हजार का बिजनेस होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगले लेवल के लिए। तो हमारे जो गोल है ना, वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए कि हमें 1 साल के बाद कहाँ जाना है। क्योंकि गोल का टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत सी बुक लिखी जा सकती है। ये लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, फिर माइक्रो गोल कन्वर्ट होके कई तरह से इसमें लक्ष्य होते हैं। तो गोल हमें लिखना कि हमें जाना कहाँ तक है, गोल हमें जाना कहाँ तक है। जैसे मेरे को है कि 2022 में डायमंड शिप तक तो जाना ही जाना है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोला कि मैं पार्ट टाइमर हूँ, हमारी टीम भी पार्ट टाइमर, हम पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो गोल को जरूर लिखना साथियों, गोल को लिखा नहीं तो क्या है, गोसिप है। और बगैर गोल के काम करते हैं ना अपन, तभी असफल होते हैं। कईयों का तो गोल ही नहीं है कि भी तू क्यों कर रहा है कल्पामृत, बोले मेरा पड़ोसी कर रहा है तब मैं कर रहा हूँ। तो साथियों ऐसा ना हो। तो ये 7 पॉइंट आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ 7 पॉइंटों को। पहला पॉइंट था पैशन, सेकंड है प्रोडक्ट नॉलेज, थर्ड है फाइंड राइट मेंटर, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, चौथा इंक्रीज लिस्ट ऑफ एवरीडे, पांचवा फाइंड आउट राइट प्रोस्पेक्ट, छठा है डू नॉट लीव जॉब एंड योर स्टडीज, और सातवां मेक ए क्रिस्टल क्लियर रोड मैप। इन 7 पॉइंट पे काम किया तो ट्रस्ट में, मेरा विश्वास करना दोस्त, अपन सारे जो आज इस जूम मीटिंग में है ना, कितने साथी हैं, 240, निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये चीजें है ना, इनको साथियों अपन नोट भी करें और अपन अपनी टीम में क्या करें, शेयर करें। क्योंकि अपन कोई भी चीज है ना वो शेयर नहीं करते हैं साथियों, तो हमें वो चीजें क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। क्यों कहते हैं ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, अपन शेयर करते हैं तो उसकी देखभाल भी करते हैं। और अंत में सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हमें मजबूत बनना है, मजबूत बनकर काम करना है। पंजाबी में कहावत एक अजय सर की है कि होण चढ़ते सूरज ने नू सलामा, डूबते नु कौन पूछदा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सूरज की तरह चमकिए, रोज काम कीजिए, अपने नाम को, अपने माँ बाप के नाम को, अपने समाज में अपनी पहचान को आगे बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स अजय जी सर, थैंक यू सर। सर, थैंक यू। क्या बात है रतन सर। मैं तो आज मंत्र मुग्ध हो गया रतन जी। एक एक शब्द आपका मेरे कानों में गूंज रहा है। और मैं आपको आज एक बात जरूर कहूंगा
इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं पूरी जिंदगी अपने पास संभाल के रखूंगा, वाह क्योंकि सर। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे भी रोज चाहिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूँ, कभी-कभी डिप्रेशन में आ जाता हूँ। मगर आज आपने जो शब्द दिया है आत्म अवधारणा, जब-जब इन शब्दों को मैं सुनूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि मुझे क्या करना है। साथियों, आप लोगों को आज का प्रोग्राम, रतन जी का प्रयास, हमारा प्रयास कैसा लगा? ये आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या जिन-जिन ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो एक्चुअल में जो व्यक्ति प्रयास करता है, उसे नए प्रयास करने की और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आपने कहानी सुनी होगी एक साधु की, जो बिना कुछ खाए-पिए पूरे 1 साल तक ज़िंदा रहता था, और फिर 1 साल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गुफ़ा से 5 मिनट के लिए बाहर आता था, और दुनिया उसे देखने के लिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी होती थी, और जैसे ही वो बाहर आता था, लोग उसके लिए खूब ताली बजाते थे, खूब शोर मचाते थे। खूब ताली बजाते थे, खूब शोर मचाते थे, और वो वापस अपनी गुफ़ा में चला जाता था, और फिर पूरे साल वो उसी गुफ़ा में बंद रहता था। तो किसी ने, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर प्रयोग करने की सोची, और वो प्रयोग क्या किया गया, तो जब ये गुफ़ा से बाहर आए तो कोई भी ताली नहीं बजाएगा, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, और साथियों सच यही साबित हुआ कि वो व्यक्ति उसके बाद ज़िंदा नहीं रह पाया, वो मर गया। तो जब रिसर्च की तो पता ये लगा कि वो पूरा का पूरा 1 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रतिक्रिया के लिए भूखा रहता था, और वो प्रतिक्रिया की जो अंदर उसके आग थी, वो जो तालियों की गूंज-गड़ाहट थी, उसके लिए जो चीख-चिल्लाहट थी, वो उसे पूरे 1 साल तक ज़िंदा रखती थी और उसके तप को कामयाब करती थी। साथियों, जब भी किसी की बात अच्छी लगे, तो ये इंसान का एक परम कर्तव्य है कि वो उसे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे, थैंक्स करे, क्योंकि कभी-कभी शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन का काम करते हैं। तो मैं आज कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से रतन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम दिया। ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे साथियों के माध्यम से हम आपके बीच में लाते रहेंगे। और एक याद रखिएगा, हर व्यक्ति अच्छा स्पीकर नहीं होता, हर व्यक्ति अच्छा स्पीकर नहीं होता, मगर उसके पास जो ज्ञान होता है, उसके जो शब्द होते हैं, वो हमारे लिए अनमोल होते हैं। और ऐसा ही एक ज्ञान का प्रोग्राम कल हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। कल्पामृत की इस राष्ट्रीय मंच पर पहली बार आ रही हैं कल्पामृत के ऋषि पैथी सेंटर की एक डॉक्टर, डॉक्टर रुचि फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से डॉक्टर रुचि जी हमारे बीच में कल एक बहुत शानदार प्रस्तुति लेकर आ रही है, और विषय है अस्थमा। एक ऐसा रोग जो हमारे समाज में धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा है, और जिन लोगों को अस्थमा था, वो कोरोना के काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो साथियों, कल के प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। कल रात को ठीक 8 बजे हम पहली बार कल्पामृत के राष्ट्रीय मंच पर मिलेंगे डॉक्टर रुचि से, और अस्थमा के विषय पर अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि रतन जी ने अपने वक्तव्य में बोला है कि रोगों पर और प्रोडक्टों पर आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो कल हम आपके पास एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं थैंक्स करता हूँ रतन जी का, थैंक्स करता हूँ आप सभी साथियों का तो अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, एंड थैंक्स करता हूँ ऑल ऑफ यू का। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 10 तारीख बहुत नजदीक है। आज 3 तारीख चली गई है, सिर्फ 7 दिन बाकी है। याद रखिएगा, पॉइंट की खरीद याद रखिएगा, वेलकम प्लान की पहली क्लोजिंग फरवरी माह की, और याद रखिएगा जो टारगेट अपने महीने के अंतिम चरण के लिए है, उसका एक हिस्सा आपको 10 तारीख तक अचीव करना है। तो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स टू रतन जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी लव यू। जय कल्पामृत। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। थैंक यू।